ये एनीमे की शुरुआत होती है हमारे प्रोटोगनिस्ट गांता से, जो एक वीडियो देख रहा होता है उस जेल के बारे में जहां उनका ट्रिप जाने वाला होता है। स्कूल ट्रिप के लिए जेल एक अजीब जगह लगती है, लेकिन ये वाली बिल्कुल अलग है। ये एक नई जेल है जो एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह काम करती है, जहां कैदियों का काम होता है विजिटर्स को एंटरटेन करना। इस कॉन्सेप्ट को देख के मिमी और अमातु बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन गांता इतना इंटरेस्टेड नहीं है। उनको तो ये पसंद होता है अगर स्कूल उन्हें किसी फॉरेन ट्रिप पे ले जाता। पर जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स की खुशी देखता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होती है, गांता एक जानी पहचानी धुन सुनता है। जब वो बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई आदमी हवा में उड़ रहा होता है। अचानक वो आदमी एक जबरदस्त अटैक करता है और उसके बाद जब गांता की आंखें खुलती हैं तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। उसका दिमाग अभी भी धुंधला है, लेकिन जैसे ही वो इधर-उधर देखता है, उसका दिल एकदम रुक जाता है। उस आदमी ने मिमी का सर अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। गांटा हॉरर में पीछे हटने लगता है, लेकिन वो आदमी उसके पास आके उसके सीने में कुछ डाल देता है। जब गांता होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, पर उसे फुर्सत मिलने से पहले ही ऑफिसर्स उसके रूम में घुस के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। इल्जाम अपनी पूरी क्लास 29 स्टूडेंट्स का कत्ल। उसका दिमाग एकदम झटका खा जाता है। एक आदमी जिसका नाम तमाकी है अपनी लॉयर सर्विसेज ऑफर करता है। गांता कंफ्यूजन में है। वो बार बार कहता है कि ये सब रेडमैन ने किया था, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो याद करता है कि रेडमैन ने उसके अंदर कुछ शूट किया था, इसलिए वो अपना सीना दिखाता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। तामाकी उसको तसल्ली देता है कि वो जल्दी ही रिहा हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में जो होता है वो गांता की जिंदगी तबाह कर देता है। उसको गुनाहगार माना जाता है और डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो घबराकर भागने की कोशिश करता है, पर विक्टिम्स के पेरेंट्स उस पे टूट पड़ते हैं। मिमी के फादर भी उनमें शामिल होते हैं। ऊपर से न्यूज़ चैनल पे एक शॉकिंग वीडियो चल रहा होता है, जिसमें गांता खुद अपने क्राइम्स कबूल कर रहा होता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस वीडियो में दिखाया जाता है कि उसने सिर्फ मजाक के लिए अपने क्लासमेट्स का कत्ल किया। गांता तामाकी से गुहार लगाता है कि वो कुछ करे, क्योंकि उसने ऐसा कोई बात कभी नहीं कही, लेकिन तामाकी बेवफा निकलता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बातें सीक्रेटली रिकॉर्ड की जा रही होंगी। गांता कितना भी रो ले, कितना भी गुहार लगा ले, उसकी सजा नहीं बदलती। अब उसे भेजा जाता है एक अलग तरह की जेल में, डेड मैन वंडरलैंड। ये एक प्राइवेटली ऑन जेल है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। यहाँ की वार्डन मकीना नए क्रिमिनल्स को ब्रीफ करती है कि ये जेल सरकारी जेल से कितनी अलग है। यहाँ का एक ही मकसद है एंटरटेनमेंट का जरिए पैसा कमाना। हर प्रिजनर्स को एक बैग दिया जाता है जिसमें बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, और एक स्पेशल कॉलर जो जीपीएस और टेजर से फिटेड होता है, ताकि कोई भागने की सोच भी ना सके। एक प्रिजनर से एक स्टूपिड सवाल पूछता है, मकीना का मेलन साइज क्या है? मीना बिना किसी इमोशन के बस कहती है, जी कप। उस वक्त एक लड़का गांता से टकराता है और माफी मांग लेता है, लेकिन मकीना तुरंत बोलती है कि वो जो चोरी करके ले गया है उसे वापस करे। जब लड़का मना करता है तो मकीना उसको बिना किसी शर्म को टॉर्चर कर देती है। ये देख के सब प्रिजनर्स कैसे कैसे घबरा जाते हैं। मकीना उन्हें याद दिलाती है कि वो सब घटिया इंसान हैं जो सिर्फ दुख और दर्द के लायक हैं। दूसरी तरफ एक रूम में तमाकी और मकीना एक सीक्रेट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि तमाकी चाहता है कि गांटा एक एक्सीडेंट में मार दिया जाए। मकीना इस प्लान से एग्री नहीं करती, क्योंकि उसके हिसाब से गांटा वैसे भी एग्जीक्यूट होने वाला है। गांटा अपनी पुरानी जिंदगी याद करता है, अपने दोस्तों के साथ गुजारा हर पल। उसका दिल एकदम टूट जाता है। वो इतना ज़्यादा टूट चुका होता है कि जीना भी नहीं चाहता। तभी एक लड़की शिराओ अचानक से आ जाती है। उसने सुना होता है कि गांटा मरना चाहता है, इसलिए वो उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही गांटा उसका अटैक डॉज करता है, शिराओ मुस्कुरा के कहती है, इसका मतलब तेरे अंदर भी जीने का इच्छा है।
गांटा हैरान हो जाता है और गुस्से में उसे पूछता है, तू मुझे जानती भी नहीं तो कैसे कह सकती है कि मैं जीना चाहता हूँ? पर शिराओ बिना किसी हेजिटेशन के कह देती है, मैं और तू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसी वक्त कुछ और प्रिजनर्स गांता के पास आ जाते हैं। उनको गांटा एक लड़की के साथ चिल करना पसंद नहीं आता। वो इरिटेट होते हैं और मजाक उड़ाते हैं, बस कुछ और लोगों को मार दिया और तू यहाँ हीरो बन रहा है। फिर एक प्रिजनर्स गांता को bully करने लगता है, लेकिन सिराऊ एकदम से उसको धक्का देके कहती है, गांता को bully मत करो। वो प्रिजनर्स गुस्से से सिराऊ पर अटैक करने लगते हैं और पर सिराऊ एक जबरदस्त किक मार के उसे गिरा देती है, लेकिन फिर एक और प्रिजनर्स आता है और सिराऊ को जोर से मार के बेहोश कर देता है। गांता उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो खुद भी बुरी तरह पिटने लगता है। इस सब चीज को तामाकी अपने रूम से देख रहा होता है। वो अमेज होता है कि ये देख के कि जिसे गांटा रेडमैन कह रहा है असल में उसका नाम रिचेस एग है। और सबसे बड़ी बात, गांता इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा कैसे है? क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल है या फिर और कुछ? जैसे ही तमाकी अपने प्लानिंग कर रहा होता है, एक बड़ा धमाका होता है। एक बॉम्ब फट जाता है और गांता के ऊपर डेब्रिस गिरने लगता है। उस वक्त उसके दिमाग में शिराओ की बात गूंजती है, तू जीना चाहता है। उसके अंदर एक नया जुनून जाग जाता है और उसे जीना है, अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है और उस रेड मैन को इस दुनिया से मिटाना है। अचानक उसके सीने से एक चमक निकलती है। एक अजीब सी पावर एक्टिवेट हो जाती है। जब धुआं हटा तो सिर्फ घंटा और सिराऊ बचे होते हैं, बाकी सब मर चुके होते हैं। सिराऊ धुंधली आंखों से उठती और एकदम से पूछती है, क्या सुबह हो गई? गांता टेंशन में होता है पर सिराऊ के सिर्फ एक ही चिंता होती है, मुझे तेरे साथ स्नैक्स खाने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ खाना और भी अच्छा लगता है। गांता ये सुनकर और भी शॉक हो जाता है, ये लड़की आखिर है कौन? दूसरी तरफ जेल के अंदर एक प्रिजनर स्टाफ को धमका रहा होता है। वो कुछ कैंडी की डिमांड कर रहा होता है। मकीना बस चुपचाप उसका वक्त देख रही होती है बिना कुछ करे, और फिर उसके कॉलर से एक बीप आती है और वो वहीं मर जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है। जेल के अंदर कैंडी कोई नॉर्मल मिठाई नहीं बल्कि एक एंटीडोट है। जिसे नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। जो लड़का पहले गांता से टकराया था उसने उसकी कैंडी चुरा ली थी। मकीना एक रूम में फुटेज देख रही होती है और उसे गांता के सीने से निकलती रोशनी अब दिखाई देती है। ये सब तमाकी का प्लान का पार्ट है क्या? वो सोचने लगती है। तमाकी भी अपने सीट पे रिलैक्स कर रहा होता है, पर उसकी नज़र अब गांता की ताकत पे है, उसे मारने की नहीं बल्कि उसकी पावर्स जानने की। एक नर्स गांता की इंजरीज कवर कर रही होती है। वह उसे पूछती है, तूने वो कैंडी खाई जो तुझे मिली थी? गांता कंफ्यूज हो जाता है, मुझे तो कोई कैंडी मिली ही नहीं। तभी वो पहले वाला लड़का जो उसे टकराया था वापस आता है। वो गांता से माफी मांगता है, अपना नाम यो बताता है और कहता है उसकी वजह से गांता को दिक्कत हुई। गांता थोड़ा नाराज होता है पर फिर यो से पूछता है, तू अब ठीक है ना? तभी सिराऊ एकदम से एक वेंट से निकल आती है। गांता, मुझे रेस ज्वाइन करनी है, तू भी चलेगा ना? ये रेस जेल के प्रिजनर्स के लिए होती है, जिसमें ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने पड़ते हैं और विजिटर्स इंटरटेन होते हैं। इसका विनर 1 लाख कास्ट पॉइंट्स जीत सकता है। गांता को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तब यो बताता है, ये जेल की करेंसी है, इसे फूड, कपड़े और अपनी डेथ सेंटेंस के साल भी खरीद सकते हैं। गांता पहले रेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जैसे ही सुनता है कि पार्टिसिपेंट्स को स्वीट बीन ब्रेड मिलेगा, उसकी सोच बदल जाती है। रेस के लिए जाते वक्त मकीना उसका रास्ता रोक लेती है। कहाँ जा रहा है? जब उसे पता चलता है कि कांता रेस ज्वाइन कर रहा है तो वो सिर्फ एक बात कहती है, रूल बुक पढ़ लेना वरना मर जाएगा। गंता वेटिंग रूम में बैठता है और रूल बुक पढ़ने लगता है और तभी उसकी नज़र यो पर पड़ती है। गांता और यो दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं। यो उसे कुछ देने ही वाला होता है कि तभी एक और प्रिजनर इंटर करता है, काजुमा, जो एक फॉर्मर ताइक्वांडो चैंपियन है और लोग उसे द अल्टीमेट वॉरियर के नाम से जानते हैं। जब काजुमा आता है सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, कुछ तो रेस से क्वाइट भी कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि काजुमा के सामने जीत पाना बहुत मुश्किल है। काजुमा गांता की तरफ देखता है और बिना किसी वजह के एक जोर का मुक्का मार देता है। फिर यो
को गिरा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। वो चिल्ला के कहने लगता है, मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करना, ये इस रेस का एक ही रूल है। कांता ये सब देखकर गुस्से से कहता है, तू एक पागल इंसान है। पर वो ये इतना जोर से बोलता है कि काजुमा सुन लेता है। जैसे ही काजुमा उसकी तरफ बढ़ता है, गांता उसकी आंखों में देखने से भी डरता है, लेकिन फिर भी काजुमा उसे जोर से किक मार देता है। तभी शिराओ आती है हाथ में कुकीज लेके। उसका बस एक ही कॉन्सर्न होता है, गांता एक साथ कुकीज शेयर करना। लेकिन जैसे ही वो काजुमा के ऊपर गिर जाती है, काजुमा गुस्से से उसे मारने वाला होता है, पर उससे पहले मकीना आकर काजुमा को रोक लेती और उसके चेहरे पर एक छोटी सी कट मार देती है। काजुमा तुरंत डर जाता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन जाने से पहले काजुमा अपने मन में ही मकीना से बदला लेने की कसम खाता है। सिराओ गांता को कुकीज देने लगती है, लेकिन उसका उदास चेहरा देख वो खुद खा लेती है। गांता फिर रूल बुक पढ़ता है और उसे एक डरावनी सच्चाई पता चलती है, प्रिजनर्स के खाने में स्लो एक्टिंग पॉइजन्स होता है। अगर 3 दिन तक उन्हें कैंडी नहीं खाया तो वो मर जाएंगे, और एक कैंडी की कीमत होती है 1 लाख कास्ट पॉइंट्स। कांता एकदम शौक में आ जाता है, अगर मैंने ये रेस नहीं जीती तो कल तक मैं मर जाऊंगा। तामाकी जब ये सुनता है कि कांता रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो ऑपरेटर्स को ऑर्डर देता है, ऑब्स्टिकल्स का डेंजर लेवल मैक्सिमम तक बढ़ा दो। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, पहला ऑब्स्टिकल्स आता है, स्विंगिंग ब्लेड्स। कांता सोचता है कि ये फेक ब्लेड्स होंगी, पर जैसे ही एक ब्लेड उसे कट करती है, उसे रियलाइज होता है कि ये सच में जानलेवा रेस है। जो प्रिजनर्स एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। कांता हैरान होता है, लोग इस रेस को एंजॉय कैसे कर रहे हैं, पर ऑडियंस को लगता है कि सब कुछ एक स्पेशल इफेक्ट है। अगला ऑब्स्टेकल्स एक डेंजरस जंप होता है, अगर सेंटर में लैंड नहीं किया तो सीधा मौत। कांता हेजिटेट करता है, लेकिन तभी शिराओ आती है और बिना सोचे समझे उसके साथ जंप मार देती है। दोनों सेफली लैंड कर लेते हैं, पर अगली चैलेंज और भी खतरनाक है। तीर बरस रहे होते हैं, सिराओ तो मजे ले रही होती है, पर गंता लिटरली अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ काजुमा अपने तरीके से रेस जीत रहा होता है। अब सिर्फ कुछ फाइनलिस्ट बचे होते हैं, जिनमें काजुमा भी होता है। लास्ट चैलेंज सिंपल है, जो भी बॉल को सबसे एंड तक पकड़े रखेगा वही विनर होगा। जैसे ही रेस शुरू होती है, काजुमा एक डर्टी मूव करता है, वो गांटा को स्लाइड टैकल्स मार देता है। फिर भी गांटा किसी तरीके से बॉल ले लेता है, लेकिन जैसे ही टाइल्स गिरने लगती है, काजुमा उसका पीछा करने लगता है। काजुमा एक डर्टी ट्रिक खेलता है, वो गांटा से कहता है, तो क्यों जीना चाहता है, तू अब भी रिग्रेट कर रहा है ना कि तूने अपने दोस्तों को मार दिया। पर इस बार गांता गुस्से से भर जाता है, मैंने अपने दोस्तों को नहीं मारा। वो काजुमा के मुंह पर बॉल जोर से मार देता है, काजुमा गिर जाता है और एक सेफ टाइल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। दूसरी तरफ सिराओ के पास बॉल होती है, लेकिन तभी उसकी टाइल भी गिरने लगती है। गांता उसे लटकते हुए देखता है और उसके सारे इंजरीज नोटिस करता है। जैसे ही सिराओ गिरने लगती है, कांटा देख लेता है कि इस वक्त तक सिराओ ही थी जो उसे प्रोटेक्ट करती आ रही थी। उस पर सिराओ बॉल उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन कांटा बॉल पकड़ने के बजाय उसे बचाने का फैसला करता है। इस वजह से कोई भी विनर नहीं बनता और ग्रैंड प्राइज किसी को नहीं मिलता। कांता की जिंदगी खत्म। अब कांता कैंडी नहीं खरीद सकता, इसका मतलब है कि वो कल तक मर जाएगा। दूसरी तरफ तामाकी इन्वेस्टर्स की डांट सुन रहा होता है। इन्वेस्टर्स उसके डिसीजन से नाराज हैं, क्योंकि उसने रेस का डेंजर लेवल इतना बदल दिया था कि काफी नॉर्मल प्रिजनर्स भी मर गए जो डेथ रो पर भी नहीं थे। लेकिन तामाकी सिर्फ हंसता है और कहता है, मुझे हटाने की बात मत कर, मैं ही यहाँ का असली बॉस हूँ। वो बुढ़ा डायरेक्टर तो वैसे भी मरने ही वाला है। जेल के अंदर सभी प्रिजनर्स इंक्लूडिंग यो खुश हैं कि उन्होंने रेस पे पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना वो भी पक्का मर जाते। लेकिन कांता अपने सेल में
उदास है। उसका आखिरी दिन आने वाला है। वो मिमी के पापा के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो फिर से यही कह रहा होता है कि उसने मिमी की जान नहीं ली। तभी यो आता है और कांता को एक कैंडी देकर सरप्राइज कर देता है। ये रख, जो कैंडी तूने खो दी थी उसका बदला। कांता दिल से यो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस कैंडी की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन असली बात यह थी कि यो ने ये कैंडी गिल्ट की वजह से नहीं दी, बल्कि वो तमाकी के लिए काम कर रहा है। तमाकी ने उसे कांता पर नजर रखने के लिए कहा है। बदले में उसे बहुत सारे कास्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं। तभी तमाकी को एक मैसेज मिलती है, रिच डैग जेल से भाग गया है। जब वो सिचुएशन देखने जाता है तो हर जगह गार्ड और स्टाफ की लाशें बिखरी होती हैं। किसी एरर की वजह से रिच डैग फ्री हो गया। दूसरी तरफ यो कांता को आइसक्रीम ट्रीट दे रहा होता है, उनकी दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, क्या कांता ने वाकई अपने क्लासमेट्स को मारा है? तभी अचानक कांता की चेस्ट में दर्द होने लगता है। वो ऊपर देखता है और रिच डैग उसके सामने होता है। रिच डैग अपनी पावर से एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, जो प्रिजनर्स को उड़ा के फेंक देता है। इस चक्कर में यो भी घायल हो जाता है। ये देखकर कांता का गुस्सा फट पड़ता है। मैं अपने दोस्तों की मौत और नहीं देख सकता। और बिना सोचे समझे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन रिच डैग पर इसका कोई असर नहीं होता। और अजीब बात ये होती है कि बिना कुछ कहे बस चला जाता है वो। दांता भी थकान के मारे बेहोश हो जाता है। तामाकी ये सब देखकर एकदम हैरान होता है। दूसरी तरफ यो डर के मारे सोचने लगता है कि ये गांता आखिर है कौन। अगली सुबह कांता नर्सेज ऑफिस में होश में आता है और शिराओ उसके पास होती है। उसे अभी यकीन नहीं होता कि उसके अंदर से ऐसी पावर कैसे निकली। तभी वो प्रिजनर्स की बातें सुनता है, जो कह रहे होते हैं कि उन पर टेररिस्ट अटैक हुआ। लेकिन एक आदमी बताता है कि ये कोई टेररिस्ट नहीं, बल्कि एक प्रिजनर था जो कुछ साल पहले जेल में आया था और उसे अब तक जी ब्लॉक में रखा गया है। दूसरी तरफ माकीना को रिच डैड के अटैक की न्यूज मिलती है। वो अभी ये नहीं कह सकती कि तामाकी इसका जिम्मेदार है या नहीं, पर गांता ही फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। उसे समझ नहीं आता कि गांता ने अटैक कैसे किया, लेकिन उसका मानना है कि कांता के अंदर कोई सीक्रेट वेपन छुपा है। अब उसका एक ही मिशन है, कांता को पकड़ना। और इसके लिए वो डेडली रोबोट रिलीज करती है, नेक्रो। जेल के अंदर सब प्रिजनर्स और स्टाफ को अपने अपने सेल्स और ऑफिसेज में वापस भेजने का ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी तरफ यो तामाकी के पास जाकर एक बड़ी बात कहने वाला होता है, मुझसे और नहीं होगा। मैं गांता की स्पाई करना छोड़ना चाहता हूँ। मुझे कोई मॉन्स्टर की बेबी सिटिंग नहीं करनी। तामाकी यो को लालच देता है, अगर तुम गांता की देखभाल करते रहो तो मैं तुम्हें इतने कास्ट पॉइंट्स दूंगा कि तुम जेल से बाहर निकल सको। दूसरी तरफ गांता जी ब्लॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गेट बंद होने लगता है। ये उसे रोकता है और कहता है, कोई जी ब्लॉक है ही नहीं। तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो एग्जिट नहीं करती। लेकिन सिराओ को एक सीक्रेट रास्ता पता होता है। कांता उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहां ले जाए, लेकिन सिराओ गुस्सा है और मना कर देता है। तभी नेक्रो रोबोट आता है और अपना लेजर कांता पर पॉइंट करता है। कांता घबरा जाता है और शिराओ से मदद मांगता है। शिराओ फाइनली मान जाती है और एक वेंट का यूज करके रोबोट से बचने लगती है। लेकिन रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो मिसाइल्स लॉन्च करने लगता है। इस सब के बीच मकीना को पता चलता है कि उसका प्रिजन सिस्टम कुछ प्रिजनर्स और नेक्रो रोबोट का सिग्नल ट्रैक नहीं कर पा रहा। ये तो सिर्फ एक ही बात का सिग्नल है, जेल का कोई ऐसा पार्ट भी है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। जी ब्लॉक के सामने कांता दोनों से माफी मांगता है कि उसने उन्हें इस मुसीबत में डाल दिया, लेकिन रोबोट फिर से अटैक करता है। गांता अपनी मौत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सिराओ बस एक किक मारकर रोबोट को उड़ा देती है। वो गुस्से में कहती है, तुम इडियट हो। तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे सब दोस्त मर चुके हैं? मैं क्या हूँ? सिराओ हर्ट फील कर रही होती है। उसके कहने पर गांता को एहसास होता है कि उसने सिराओ की फीलिंग्स कभी कंसीडर नहीं की। तभी रोबोट सिराओ को स्कैन करता है। कांता अपनी पावर एक्टिवेट करना चाहता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती। तभी कहीं से मल्टीपल रेड वाइप्स आती हैं और रोबोट को तोड़ देती हैं।
जब गांता देखने जाता है कि ये किसने किया, तो उसके सामने वही शख्स होता है जो उसने अपने स्कूल में देखा था, रेड मैन। गांता गुस्से में आ जाता है और उस पे हमला करता है। रेड मैन या कोई और है, लेकिन ये आदमी आसानी से गांता का अटैक रोक देता है। तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा गांता। तुम और मैं कल एक बैटल लड़ेंगे। कांता समझ नहीं पाता ये क्या कह रहा है और बिना सोचे समझे उससे मुक्के मारने लगता है, लेकिन ये आदमी बहुत पावरफुल है। कांता की मार उसके लिए कुछ भी नहीं। तभी वो पूछता है, तुम अपने ब्लड पावर्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो? गांता फाइनली रियलाइज करता है कि अपनी पावर यूज करने के लिए उसे अपने खून की जरूरत है। वो गुस्से में फिर से अटैक करता है और इस बार उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि दूसरा आदमी उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो गांता, लेकिन तुम मुझे रेडमैन क्यों बुला रहे हो? कांता कंफ्यूज होता है क्योंकि उसका स्माइल रेडमैन से अलग लगता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारे पास वही पावर है जो मेरे क्लासमेट्स की मौत का कारण बनी थी। तुम कौन हो? तभी वो कहता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही नहीं, और भी लोग हैं जो यही पावर्स रखते हैं। ये सिर्फ हमारी तक लिमिट नहीं है, जी ब्लॉक में और भी डेड मैन है। ये सुन के कांता शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा लड़ने वाला होता है, शिराओ बीच में आ जाती है। वो उसे चोर का कीक मार कर कहती है, तू नॉट बुली कांता। उस आदमी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो शिराओ को देखकर ब्लश करने लगता है। फिर वो अपनी जैकेट निकालकर शिराओ को देता है, अपने उन बाउंसिंग मेलन्स कवर कर लो। लेकिन तभी गार्ड्स आ जाते हैं और कांता और उस आदमी दोनों को ट्रैंकुलाइजर डट से शूट कर देता है। शिराओ गुस्से में गार्ड पर हमला करने जाती है, लेकिन वो भी पकड़ी जाती है। यो भी कैप्चर हो जाता है। दूसरी तरफ तामाकी को सिचुएशन का अपडेट मिलता है। जब वो गार्ड से पूछता है कि जी ब्लॉक को इतना छुपा कर क्यों रखा गया है, तो एक गार्ड उसका सारा कास्ट पॉइंट्स लूट लेता है और कहता है, क्योंकि यहाँ उन प्रिजनर्स को रखा जाता है जो ब्लड मैनिपुलेशन पावर्स रखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरी तरफ माकिना को समझ नहीं आता कि गंटा यो और सिराव कहाँ गए। नेक्रो रोबोट भी गायब हो चुका है। ये जरूर तमाकी की कोई चाल होगी। वो डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। डायरेक्टर की तबीयत क्रिटिकल है, कोई भी उनसे मिलने नहीं जा सकता। लेकिन जब उसे धमकाया जाता है तो वो चुपचाप वापस लौट आती है। घंटा एक सर्जरी रूम में बंधा होता है। जब तमाकी वहां आता है, घंटा उसको देखकर शॉक हो जाता है। तमाकी खुलकर कन्फेस करता है, मैं ही वो शख्स हूँ जिस पे तुम पर झूठे इल्जाम लगाए थे और स्कूल वाले वीडियो को फैब्रिकेट किया था। ये सुनकर घंटा गुस्से में आकर चीखने लगता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन तामाकी सिर्फ उसकी तकलीफ और बढ़ा देता है। तुम सिर्फ यस सर और ओके सर कहने के लिए बने हो। तमाकी घंटा को बताता है कि कल उसकी पहली फाइट होगी, क्राउ वर्सेस वुडपिकर, यानी सेंजी क्राउ वर्सेस घंटा वुडपिकर। हर दिन जी ब्लॉक में ऐसा ही डेडली ड्यूल्स होते हैं। जो जीतेगा उसे एक कैंडी मिलेगी जो स्लो एक्टिंग पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज करती है, और 1 लाख कास्ट पॉइंट्स भी। लेकिन घंटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सिर्फ एक ही चाहत है, तमाकी को खत्म करना। तभी तमाकी एक और सच्चाई बताता है, तुम जिसे रेडमैन बुला रहे हो वो असल में द रिच टैग है। वो हर डेड मैन की पावर का असली सोर्स है। ये सुनकर घंटा और ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तमाकी अब और भी डरावना काम करता है। वो घंटा को कार्निवल कॉरेप्स फाइट की एक पूरी कंप्लेशन दिखाता है, जिसमें डेड मैन एक दूसरे को कातिलाना तरीके से मार रहे होते हैं। नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बंद करो इसे। लेकिन तमाकी वीडियो को लूप पे चला देता है ताकि कांता ये हॉरर घंटों तक देखता रहे जब तक उसकी खुद की फाइट ना शुरू हो। सिराव अब उदास हो जाता है, मैं जितना भी ढूंढ लूं मुझे घंटा नहीं मिल रहा। वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सेंजी और घंटा की बैटल फाइनली शुरू होती है। जब फाइट शुरू होती है, घंटा भागकर एक ट्री पर चढ़ जाता है। वो अपनी ब्लड बुलेट्स चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेंजी आसानी से उन्हें रोक लेता है। क्या बस इतना ही था? गंता और भी ज्यादा ताकत लगाता है, लेकिन उसकी इनएक्सपीरियंस साफ दिखने लगती है। थोड़ी देर बाद गंता का शरीर ठंडा पड़ने लगता है क्योंकि उसने केयरलेस होकर ज्यादा खून गवा दिया है। व्यूअर्स बोर होने लगते हैं।
तमाकी डॉक्टर से कहती है, अगर गंता हार गया तो इसके साथ जो करना है कर लो, मुझे टूटे खिलौने नहीं चाहिए। सेंजी भी डिसअपॉइंटेड लगता है। क्या कल का सब कुछ सिर्फ एक फ्लूक था? मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। कांता नीचे गिरा होता है और सोचता है, क्या अब हार मानकर मर जाना चाहिए? तभी उसे एक पुरानी याद आती है। सिराओ बचपन से उसके साथ थी और हमेशा कहती थी, तुम जितना भी कमजोर हो, तुमने कभी गिव अप नहीं किया। ये सोचकर कांता खुद को संभालता है। मैं डर रहा हूँ लेकिन मैं बिना लड़े नहीं हार सकता। वो एक पेंगुइन शेप्ड ऑर्नामेंट तोड़ता है और जिसे डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करता है। जैसे ही सेंजी का ध्यान हटा, घंटा पास आता है और एक जोहर का अटैक करता है। दूसरी तरफ यो और सिराओ अपने रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में लौटने वाले होते हैं। तभी एक और प्रिजनर्स आता है और यो को बताता है कि उस लड़की का पता जिसे वो ढूंढ रहा था। यो बिना देर किए वापस जी ब्लॉक चला जाता है। सिराओ बिना किसी टेंशन के मस्ती में गाना गा रहा होता है। यो उसे गुस्से में टोकता है, चुप रहो, गार्ड सुन लेगा। फिर वो अपना प्लान सिराओ को समझाता है और पूछता है, तुम ये कर सकोगी? सिराओ अपनी यूजुअल केयर फ्री स्टाइल में कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही प्लान शुरू होता है, सिराओ गुस्से से कंट्रोल रूम तोड़ के अंदर घुस जाती है और यो गार्ड को नीचे गिरा देता है। मगर गार्ड तुरंत बैकअप मांग लेता है। वाइट हेयर वाली लड़की पागल हो गई है, बैकअप भेजो। यो अंदर ही अंदर थैंकफुल होता है। सिराओ अपनी बेवकूफ़ी से एक डिस्ट्रैक्शन बन गई थी जो उसके लिए परफेक्ट था। मगर तभी पावर कट हो जाता है और सिराओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसका पूरा ऑरा बदल जाता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। पूरा बिल्डिंग हिल उठता है, हर जगह तबाही मच जाती है। तभी एक जगह सिराओ छत पर खड़ी दिखती है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। यो उसे देखकर डर जाता है। ये कौन है? सिराओ ऐसी क्यों लग रही है? लेकिन तभी सिराओ बेहोश हो जाती है। दो गार्ड्स तुरंत आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं, जबकि यो अपनी तलाश में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एक कमरे में गांता उठता है और देखता है कि एक कैंडी उसके पास रखी है। वो बिना सोचे खा लेता है और उसे याद आता है कैसे उसका और शेंजी का फाइट के बाद एक फिस्ट बम्प हुआ था। क्या हम सच में दोस्त बन सकते हैं? गंता सोचता है। तभी टीवी चालू हो जाता है जिसमें क्रैनिवल कॉरप्स का पोस्ट गेम दिखाया जा रहा होता है। गंता शौक में आ जाता है जब वो देखता है कि सेंजी पनिशमेंट फेस कर रहा है। जैसे ही स्लॉट मशीन रुकती है, डॉक्टर के चेहरे पर एक सैडिस्टिक मुस्कुराहट आ जाती है। आंख और अगले ही मोमेंट बिना किसी हेजिटेशन के सेंजी की एक आंख निकाल दी जाती हैं। गांता एकदम नम हो जाता है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है, मुझसे दूर रहो। गंता देखता है कि एक भूखा प्रिजनर्स उस लड़की के पीछे पड़ा है। दिल से अच्छा इंसान होने की वजह से गंता उसे अपना खाना दे देता है, पर वो प्रिजनर सब कुछ खाने के बाद भी और भूखा था। कांता और वो लड़की घबरा कर एक कमरे में छिप जाते हैं। जब लाइट्स ऑन होती है, कांता फर्स्ट टाइम प्रॉपरली उस लड़की को देखता है। ये कितनी सुंदर जगह है और ये लड़की भी। लड़की अपना नाम बताती है, मीना। वो ऑलरेडी गंता को पहचानती थी क्रैनिवल कोरैप्स के वजह से। मीना एक उदास सी स्माइल के साथ कहती है, ये जगह सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर मजबूर करती है। फिर वो अपना ड्रेस हल्का सा अनजिप करती है और अपनी जख्म दिखाती है। उसके पिता ने उसके साथ जो किया था, उसकी माँ रेड होल एक्सीडेंट में मर गई थी और उसके बाद उसका पिता उस पर अत्याचार करने लगा। जब उसकी जान खतरे में आई, तब उसने अपनी ब्लड पावर्स यूज करके उसे खत्म कर दिया। मीना आगे बढ़ती है लेकिन तभी उसका ड्रेस अटक जाता है और एकदम से उसके मेलन सामने आ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं देख सकता। कांता चीख पड़ता है, पूरा लाल पड़ते हुए। वो जल्दी से कहता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मीना उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, ठीक है चलो। दोनों भागने लगते हैं लेकिन तभी सीलिंग एकदम से गिर जाती है। गंता रिफ्लेक्स से मीना को बचा लेता है मगर खुद चोट खा लेता है। गार्ड तुरंत आ जाते हैं लेकिन वो सिर्फ हाथ जोड़कर कहता है, अगर मारने का काम करना है तो कल फाइट में करो। घंटा कंफ्यूज होता है और फाइट? कौन सी फाइट? तभी मीना एक छल कपट भरी स्माइल के साथ कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता घंटा?
कल हम दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। गंता एकदम शौक में आ जाता है। मीना हंसी से कहती है, तो गंता, स्केप होने के बाद क्या प्लान था? मुझसे शादी करना और बच्चे पैदा करना? उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मुझे तो पहले से पता था आदमी कितने आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। गंता का दिल एकदम से टूट जाता है। तो ये सब झूठ था? मीना जोर से हंसने लगती है। तुम कितने डेलूसिनल हो गंता। गंता गुस्से में आके उस पे अटैक कर देता है, पर मीना आसानी से ब्लॉक कर लेती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुको। यो अपने डिस्गाइज से बाहर आता है और गंता पर चिल्ला पड़ता है, तू मेरी बहन को कैसे मार सकता है? बहन? गंता शौक में रह जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी यो मीना से वादा करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम डेड मैन हो, मैं अपनी सारी कास्ट पॉइंट से तुम्हारी आजाद खरीद लूंगा। ये सुनकर ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है और तमाकी ऑर्डर्स देता है, यो को छोड़ दो। मीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मेरा भाई मुझे बचाने आएगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। कितना इडियट है ये। यो गुस्सा में गंता की तरफ मुड़ता है। मुझे लगा था तू लड़की पर हाथ नहीं उठाता। गंता डिफेंड करने लगता है, उसने मुझे धोखा दिया। मीना नाटक करते हुए कहती है, नहीं, गंता ने मुझे धोखा दिया। गंता का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी यो सामने आ जाता है। मैं अपनी बहन को चोट नहीं लगने दूंगा। मीना अंदर ही अंदर हैरान होती है, कितना स्टूपिड है मेरा भाई। पर फिर यो उसे पूछता है, क्या तुमने पापा को भी ऐसे ही मारा था? एक पल के लिए मीना फ्रीज हो जाती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पापा एब्यूजिव नहीं थे, पर जब मैंने डेड मैन देखे तब समझ आया कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, पर तुम मेरी बची हुई एक अकेली फैमिली हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मीना का नाटक गिर जाता है। एकदम से वो यो को पकड़ लेती है और जोर जोर से उस पर हाथ चलाने लगती है। हाँ, मैंने ही मारा पापा को, लेकिन गलत क्या है इसमें? जब रेड होल इंसिडेंट हुआ था, पूरा बिल्डिंग गिर रहा था। मैं वहीं दब गई थी और जब माँ आई तो सिर्फ फूल बचाने के लिए, मेरे लिए नहीं। सब झूठ बोलते हैं, सब सिर्फ दिखावा करते हैं कि अच्छे हैं, फिर धोखा देते हैं। यो के वजह से गंदा काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी ब्लड बुलेट दीवार से टकराता है ताकि वो वापस जाकर मीना को लगे। मीना गिर जाती है और वो छूट जाता है, लेकिन तभी मीना पलट के कांता को पकड़ लेती है। उसकी आवाज भर जाती है, तुम सब एक जैसे हो। गंता उसकी आंखों में देखता है और कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक बार धोखा मिला, इसका मतलब नहीं कि तुम सबको चोट पहुंचाना शुरू कर दो। मीना के दिमाग में उसका पास्ट फ्लैश होता है और जैसे ही वो रियलिटी में लौटती है, कांता एकदम चोर का हेडबट मार देता है। अपनी जिंदगी को और खराब मत करो मीना। मीना लड़ने के लायक नहीं होती। गंता जीत चुका था। डायरेक्टर जो ये सब देख रहा था इम्प्रेस हो जाता है, गंता कितना बदल गया है। फिर वो सिराव को जगाता है और कहता है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। लेकिन पहले वो एक सीक्रेट सेल्फी की तरफ इशारा करता है, वहां से अपना फेवरेट पडिंग ले लो। सिराव थोड़ा कंफ्यूज लगती है, मुझे नहीं, दूसरे को पसंद है। डायरेक्टर एक पल के लिए चुप रह जाता है। ओह, मैंने पहचाना नहीं था। और तभी एक धमाका होता है। डायरेक्टर और सिराव के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। नर्स के रूम में कांता यो से माफी मांगता है, मुझे तुम्हारी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यो अब समझ चुका था, वो गुस्से में नहीं था, बल्कि वो उदास था। मेरी गलती है, मुझे एक अच्छा बड़ा भाई होना चाहिए था। तभी पूरे बिल्डिंग में हिलडुल होने लगती है। डायरेक्टर और सिराव की फाइट की वजह से सब गिरने लगता है। एक ग्लास बोतल से भरी अलमारी गिरने वाली होती है और बिल्कुल उसके नीचे मीना होती है। यो बिना सोचे उस पर कूद जाता है। एक चोर का सेक होता है और जब सब रुकता है, मीना बिल्कुल सेफ होती है, मगर यो को चोट लग चुकी होती है। मीना उसे देखती है, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? यो धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि बड़े भाइयों का काम होता है अपनी छोटी बहन की रक्षा करना। मीना धीरे से यो के पास आती है और उसके जख्म से कांच के टुकड़े निकाले लगती है।
दोनों भाई बहन एक इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, पर तभी कांता के सीने में एक तीखी चुबान होती है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगता है। सिराव और उसकी माँ एक साथ पियानो बजा रही हैं। धीरे धीरे उसकी भूली बिसरी यादें लौटने लगती हैं।